अभी तो सिर्फ 2 ही लोग मरे हैं, अब देखो धीरे-धीरे होता क्या है। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके आसपास कोई है, पैर हिला के भाग रहा है। आत्मा थी जो उनके अंदर प्रवेश करना चाहती थी। और रातों में मुझे अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे आस-पास कोई है। और अभी मैं आपको ये बात बता रही हूँ तो मुझे अंदर से बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है कि मेरे आस-पास कोई है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, वैसे तो आपने हर रियल इंसिडेंट में कहीं ना कहीं ये चीज सुनी है कि अपने अपनों के दुश्मन होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसी क्या कड़वाहट है? पैसा, प्रॉपर्टी, जलन की भावना, किसी को आगे बढ़ते ना देखना, ये आज के टाइम में इंसान के अंदर इस तरीके से आ चुका है कि छोटी से छोटी चीज इतना चुभने लगी है। आज लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं ये देख के कि हमारी पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। छोटी छोटी बात पे इंसान इतना एग्रेसिव हो गया। बस एक बारी को सोचिए कि क्या सही में क्राइम करने से पहले एक इंसान ये सोचता है कि कितनी छोटी सी बात पर उसने कोई किसी के ऊपर एक्शन ले लिया। मैं आज आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान जब काला जादू करता है, किसी तांत्रिक के पास जाता है, तो अपने आप को समर्पित कर देता है, पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित कर देता, बोल देता आप जो चाहो, मुझे चाहो, मेरी आत्मा ले लो। उसे एक्चुअली में पता भी नहीं होता कि वो अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार हो चुका है। और फिर वहां से शुरुआत होती है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी मरने की। मतलब आपके पूर्वज जो करके जाएंगे वो भुगतना आपको भी पड़ेगा, क्योंकि काला जादू, तंत्र मंत्र की कोई काट ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल अंत तक काट दे। जैसे कर्मा लौट के आता है, वैसे काला जादू भी आपके ऊपर लौट के आता है। मुझे पता है मैं ये बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का दुश्मन बनूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर दूसरे घर में कोई ना कोई काला जादू कर रहा है। खैर, अब आते हैं आज के रियल इंसिडेंट पर। आज का रियल इंसिडेंट हमें तान्या ने बताया। ये पूरा रियल इंसिडेंट अभी 2025 के सितंबर में हुआ है। तान्या ने सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मैं, मेरी छोटी बहन, मेरे पापा मम्मी, हम बरेली से बिलोंग करते हैं पर हरिद्वार में रहते हैं। हमारा पूरा परिवार अभी भी बरेली में रहता है, जहाँ पर हमारे दादा दादी और दूसरे रिलेटिव्स रहते हैं। तो हमारा हरिद्वार में मूव होने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही था क्योंकि हमारी वहाँ पर ज़्यादा लोगों से बनती नहीं थी। लेकिन जिनसे नहीं बनती थी वो थी बुआ, कोई ताई जी, कुछ ऐसे लोग जो घर में कहीं ना कहीं दुश्मनी के बीच में आ ही जाते हैं। मतलब कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करवा ही देते हैं। तो होता है कि कभी कभार घरों में नहीं बनती। इसी डिसीजन को लेकर तान्या के पापा मम्मी उन्हें लेके हरिद्वार चले गए थे। ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। तान्या ने अपने बारे में बताया कि मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, मेरी छोटी बहन भी पढ़ाई लिखाई कर रही है, मैं कॉलेज में हूँ। और इन्होंने बताया मेरी जो मम्मी है उनको अजीब सी एक शक्ति मिली हुई है कि घर में कुछ भी गलत होने वाला है या किसी के साथ कुछ भी हमारे परिवार में गलत होने वाला है तो मेरी मम्मी को पता चल जाता है। ये बात है सितंबर की। अचानक से मेरी मम्मी रात को बोलती है और मुझसे उन्होंने बोला, मतलब तान्या से उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख़त्म होने वाला है। और उन्होंने शायद एक सपना देखा था जो उन्होंने तान्या को बताया कि मैंने सपने में देखा कि तेरे पापा मुंडन करवा रहे हैं। तान्या ने उन सब चीज़ों को उस टाइम पे सीरियस नहीं लिया। तान्या ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैं तो आराम से मेहंदी वहंदी लगा रही थी, हमारे घर पे गेस्ट भी आ रखे थे, मम्मी ने पता नहीं क्या अजीब सा सपना देखा। खैर, ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं सोने के लिए लेटती हूँ। हमेशा से मेरी आदत रही है कि रात को मैं कम से कम 10 बार 12 बार फ़ोन देखती हूँ। सोने से पहले मैं 1-2 बजे से पहले नहीं सोती, लेकिन उस रात में 12:30 बजे सो गई और मेरी अचानक से 3 बजे आँख खुलती है। तो मैंने देखा कि मेरे बेड के बगल में जो खिड़की थी वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, खिड़की के बाहर, मतलब घर के बाहर। और मैं इतना बुरी तरीके से डर गई कि घर वालों ने मुझे अकेले कमरे में सुला दिया। मैं उठी और सीधा भागी अपने मम्मी के पास जाके सोई। हालांकि तब तक इन्हें पता चलता है इनके घर से लगभग सारे गेस्ट जा चुके हैं। फिर ये जब सोती हैं तो फिर दोबारा 5 बजे इनकी आँख खुलती है। वही बुरा सपना इन्होंने देखा। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन देख लिया, क्या देख लिया। एंटिटी जो बार बार दिख रही थी वो किसी फीमेल की थी। सुबह 6:30 बजे इनके पापा इन्हें उठाते हैं और बताते कि बेटा दादी हमारे बीच में नहीं रही। मतलब रात के 3 बजे इन्होंने जिसे देखा था, मे बी शायद इनके अकॉर्डिंग वो इनकी दादी थी। और मम्मी ने जो प्रेडिक्शन दिया था वो बिल्कुल सही हो गया था। पर क्या हुआ, क्यों हुआ, इन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं था। सुबह सुबह ये लोग निकलते हैं और सीधा बरेली पहुंचते हैं,
जब ये बरेली पहुंचते हैं तो इन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो इंसान को हैरान करने पर मजबूर कर दें। हुआ क्या, कोई मैच चल रहा था, कोई बहुत बड़ा मैच था जो सारे घर वाले देख रहे थे उस टाइम पे बरेली में। दादी सबके बीच में से उठती है, वॉशरूम जाती है, वॉशरूम यूज़ करने के बाद वो सीधा ताई जी से बात करती है, और ताई जी से बात करने के बाद अचानक से अपने कमरे में जाती है, और जिस हालत में वो मिली वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। उनके मुंह से रक्त बह रहा था। ये सारी चीज़ें चाचा बता रहे हैं, किसको, तान्या के पापा को, कि दादी जी के मुंह से रक्त बह रहा था और उनके मुंह से निकले हड्डी के टुकड़े। अब सब इसलिए हैरान थे क्योंकि दादी ने पूरी ज़िंदगी में कभी नॉनवेज चखा ही नहीं था, ना ही इनके घर में कोई ज़्यादा नॉनवेज खाता है। तो दादी के पेट से ये हड्डियाँ कहाँ से निकल रही थी, उनके मुंह से हड्डियाँ कहाँ से निकली, इसका कुछ भी अता पता नहीं चला। सब बहुत ज़्यादा हैरान थे कि जो शॉकिंग रिज़ल्ट एक हॉस्पिटल के हिसाब से पता चला कि उनके सर की नस फट गई थी और फिर उनके मुंह से रक्त बहता रहा। तब तक बहता रहा जब तक बॉडी को आखिरी राइट्स तक नहीं पहुंचा दिया गया। जब बॉडी को आखिरी राइट्स तक पहुंचा दिया गया उसके बाद ये लोग अपने घर आ गए। तान्या अपने मम्मी पापा के साथ घर आ गई। फिर उसके बाद 13वीं पे इनके पापा जाते हैं दोबारा बरेली 13वीं अटेंड करने के लिए। जब तान्या के पापा 13वीं पे पहुंचते हैं तो चाचा फिर दोबारा कुछ ऐसी खबरें बताते हैं जिसको सुनने के बाद पूरा घर बिल्कुल बेबस हो गया था। यहाँ पर आके तान्या ने बताया कि अक्षय भाई, मैं अपनी दादी के बारे में एक बहुत खास चीज़ बताना चाहती हूँ। जब तान्या के पापा 13वीं पे पहुंचे तो उनके चाचा बताते हैं कि दादी के अलमीरा में बहुत सारी टोटके का सामान मिला, हड्डियाँ, राई के दाने, लौंग, कटा हुआ नींबू और बहुत सारी चीज़ें। तान्या के अकॉर्डिंग ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी क्योंकि दादी अपनी अलमीरा की चाबी किसी को भी नहीं देती थी। सिर्फ और सिर्फ तान्या को ये चाबी मिलती थी क्योंकि तान्या अपनी दादी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी और तान्या अपनी दादी का जब भी उनके घर जाती थी तो सारा काम किया करती थी। तो दादी की अलमीरा में किसी ने, घर के इंसान ने ही ये टोटके का सामान रखा। किसने रखा, कब रखा, किसी को भी नहीं मालूम। लास्ट जब इनके यहाँ पे फंक्शन हुआ तो सब आए थे। शक किस पे करा जाए कोई भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इतना तो पता था कि घर का कोई इंसान है जो दादी के इस पूरी चीज़ के पीछे था कि वो कैसे इस दुनिया को छोड़ के गई। अब इन सब चीज़ों में एक जो बहुत बड़ी गलती हो गई, जब वो टोटके का सामान मिला तो जो ताऊ जी थे उन्होंने टोटके के सामान को डायरेक्टली अपने हाथ से फेंक दिया था। ये चीज़ नहीं करनी थी। इन सब चीज़ों में जैसे कि इन्हें पहले ही अंदाज़ा था कि घर का कोई ना कोई इंसान जो है वो इस विच क्राफ्ट में, काले जादू में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन रखता है। तो तान्या ने बताया कि मुझे मेरी ताई पे शक था, लेकिन जब हम लोगों से पता करवाने जाते हैं तो पता चलता है जहाँ दादी रहती थी उस घर की मकान मालकिन काला जादू करती है। मतलब हम अपनों पर शक कर रहे थे लेकिन अपराधी कोई और मिल सकता था, लेकिन नहीं। फिर देखने वालों ने बताया कि आपकी जो बुआ है वो भी एक डायन है, वो भी काली क्रियाएं करती है। और बुआ जो थी उन पे तो सबका ही शक बनता है क्योंकि बुआ उस फंक्शन में अवेलेबल भी थी और बुआ हमेशा चिड़ी रहती थी, कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कभी पैसों को लेके, कभी भाइयों ने मेरे लिए ऐसा नहीं करा, जिस वजह से हो सकता है कि दादी के ऊपर उन्होंने ये सब कुछ कर दिया हो। थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में कि क्या कोई किसी की इस तरीके से जान ले सकता है सिर्फ पैसे के लिए। खैर, आज के टाइम पे प्रॉपर्टी और पैसे से बढ़ के है ही क्या। हर इंसान कहीं ना कहीं उसी के पीछे किसी ना किसी की जान लेने को तैयार बैठा है। तान्या ने यहाँ पे बताया कि अक्षय भाई, हमारी पूरी फैमिली मुंबई गई, वहाँ पर हम एक माता जी को मानते हैं और वो माता जी देखकर सारी चीज़ें बता देती है। उन माता जी से जब पूछा गया कि दादी के साथ क्या हुआ तो उन्होंने एक्चुअल में सब कुछ बता दिया। उन्होंने कुछ भी हाइड नहीं करा। फैमिली में चाचा गए थे, ताऊ गए थे, मेरे पापा गए थे, मैं गई थी, मम्मी गई थी, और हम सब इसलिए गए थे क्योंकि हमें जानना था कि दादी के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। तो उन माता जी ने बताया कि ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं है, बुआ है। एक्चुअली में जो दादी थी उनको पता था कि उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। माता जी ने जो बताया, जो मुंबई में है, उन्होंने बताया कि दादी के साथ पहले से ही दिक्कत थी और दादी को पता भी था कि उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। बट जिस टाइम पर वो मैच को छोड़ के उठी और वॉशरूम यूज़ करा और उसके बाद जब वो बाहर आई तो एक्चुअली में जो एंटिटी थी बहुत टाइम से उसको छोड़ा हुआ था दादी के ऊपर, क्योंकि दादी को खाने में कुछ खिला दिया गया था और वो भी बुआ नहीं खिलाया था। तो दादी के अंदर जैसे ही वो एंटिटी घुसी उनकी सर की नस फट गई और रक्त बहता चला गया, तब तक जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। ये सुनने के बाद सब बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन ये तो पता चल गया था कि किससे खबरदार रहना है। लेकिन फिर क्या चीज़ें टलने वाली थी। यहाँ पर जो मुंबई वाली माता जी थी उन्होंने बताया कि तान्या की मम्मी के ऊपर भी किसी ने टोटका करवा रखा है और वो कोई नहीं है, वो है ताई जी। मतलब परिवार में चल क्या रहा है, एक दूसरे की जान लेने की कोशिश सिर्फ इसलिए, किसी लिए जो मैं आपको बताऊंगा उसको सुन के लगेगा कि यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। अब कुछ चीज़ें इनके सामने और निकल के आती हैं।
जब इतने राज खुल ही रहे थे तो थोड़े से राज और खुल गए। माता जी से पूछा गया कि इनके घर में जो दादी वाला घर है उसमें इतनी नेगेटिविटी क्यों रहती है, तो माता जी बताती है कि वो घर शमशान के ऊपर बने। और फिर इसी के साथ एक और राज खुलता है कि इनके घर की लड़की उस घर की वजह से 4 साल पहले ख़त्म हुई है। तो तानिया को याद आता है कि उनकी एक कज़न उसी घर के अंदर किस हालत में मिली थी। तो तान्या ने कुछ पुरानी यादों को अपने टटोला और बताया कि अक्षय भाई बात है 4 साल पहले की। हमारे दादी वाले घर के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसको हॉन्टेड बताया जाता है, और उस घर को तो हमें पता चल गया था शमशान के ऊपर है, उस टाइम पे नहीं पता था। तो 4 साल पहले एक फंक्शन अटेंड करने हम दादी के घर पे गए थे सारे कज़न। हमने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया था। परफ्यूम लगाने के बाद हम सब छत पे गए थे, और छत पे जाने के बाद जो मेरी कज़न थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम सब लोग नीचे आते हैं, और जब हम सब लोग अपने अपने घर चले गए तो पता चला कि जो कज़न गई थी उनके पापा उनकी छोटी बहन को कहीं बाहर लेके गए थे घुमाने के लिए। उस लड़की को नहीं लेके गए क्योंकि उसे पीरियड्स की प्रॉब्लम थी। जब वो लोग घर वापस आते तो वो उस कज़न को उस हालत में पाते कि पूरा शरीर नीला पड़ गया था और उस लड़की की जान जा चुकी थी। कैसे, ये भी आज ही राज खुला 4 साल बाद। माता जी ने इन्हें और भी बहुत सारे राज खोल के बताए कि इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा था, जब भी कोई इनके घर में गुजरता था तो एक सफ़ेद बिल्ली आती थी। तो माता जी ने बताया कि आपकी बुआ ने एक बिल्ली की बलि दे रखी है, जिस वजह से जब भी कोई गुजरता है तो वो बिल्ली वहाँ पर आती है दर्शन देने के लिए और आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए। सुन के कितना बुरा लगता है, और सुन के उतना ही दर्दनाक लगता है और डरावना लगता है कि किस तरीके से चीज़ें आज घर घर में पहुँचती जा रही हैं। अब यहाँ पर तानिया ने बताया कि अक्षय भाई मेरे बारे में भी बहुत सारे राज खुल गए, मेरे दादा के बारे में भी राज खुले। दादा के बारे में पता चलता है कि दादा जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब भी वो बोलने की कोशिश करते हैं तो उनकी ज़ुबान और उनका दिमाग बांध रखा है। मतलब दादा जब भी कुछ बोलना चाहेंगे तो वहीं पर रुक जाएंगे। फिर तानिया ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, ब्लैक मैजिक से मेरा कुछ ऐसा वास्ता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कुछ इस तरीके से कर रखा है कि मैं जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में नहीं हूँ, तो मैं अपने हाथ पैर काट लेती हूँ। मैंने अपने पैरों पर निशान मार रखा है, मैंने हाथों पे ब्लेड फेर रखे हैं, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो मैं खुद सोचती हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर माता जी ने बताया कि मेरे ऊपर एक जिन छोड़ रखा है। बस यही एक चीज़ जाननी रह गई थी कि एक जिन है जो मुझे किसी भी टाइम मारने पर तुला रहता है, लेकिन मेरे पितर मेरी मम्मी और मुझे बचा रहे हैं। जब ये माता जी के पास वापस आती हैं तो ये मंदिर जाती है। वहाँ पर एक पंडित जी मिलते हैं जो खुद से इन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि बेटा बुधवार को आना, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। तान्या ने बताया कि अक्षय भाई मेरी किस्मत ऐसी है कि जब भी मैं किसी को बताना चाहती हूँ या उससे मिलना चाहती हूँ तो वो सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। इसी से तान्या ने सारी चीज़ों को रिलेट करा कि उसने हमें रिकॉर्डिंग पिछले महीने भेजने को कहा था, और कोई ना कोई चीज़ उन्हें रोकती आई जिस वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाई। और इस बार भी रिकॉर्डिंग करते करते, क्योंकि वो घर पर अकेली है, दोपहर का टाइम है, उनके पापा उनकी बहन को कहीं लेके गए हुए हैं, वो भी पीरियड्स प्रॉब्लम में है। तो इन्होंने बताया कि अक्षय भाई अभी भी मैं ये फील कर पा रही हूँ कि कोई ना कोई एंटिटी या वो जिन अभी भी मेरे बगल में खड़ा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये पूरी रिकॉर्डिंग भेजते हुए। इसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे पंडित जी से मेरी बातचीत हुई कि वो वेडनेसडे को मेरे से मिलने वाले हैं। वेडनेसडे को मैं वहाँ पहुँची, मुझे वो पंडित जी मिले ही नहीं, और तब से लेके अब तक मैं कभी भी उस मंदिर में जाती हूँ, मुझे वो पंडित आज तक वहाँ पे नहीं मिले। तो क्या सही में तान्या का जो जिन है उन्होंने उस पंडित जी को भी वहाँ से गायब कर दिया? इन्होंने अपने घर का एक एक्सपीरियंस बताया कि अक्षय भाई मेरी मम्मी भी वर्किंग है, मेरे पापा भी वर्किंग है, मेरी छोटी बहन स्कूल जाती है, दोपहर का टाइम था और मेरी आदत है कि मैं खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ तो गाने ऑन रखती हूँ। मैंने गाने ऑन कर रखे थे और अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे गाने अपने आप शफल हो रहे हैं। तो जब मैं अपने उस टेप के पास पहुंचती हूँ जो हमारा पूरा सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम, मैं देख रही हूँ कि वो जो एक बटन होता है वो अपने आप लेफ़्ट राइट घूमने लग रहा है। मैं उस टाइम अपने घर को छोड़ के मंदिर की ओर चली गई। आके मैंने बताया भी, लेकिन घर वालों को लगता है कि शायद मेरा वहम था। तो इतनी सारी चीज़ें होती आई हैं और ये चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से मैं खुद भी बाहर नहीं आ पा रही हूँ। इसके बाद सबसे खौफनाक इंसिडेंट जो तान्या ने बताया कि अक्षय भाई एक दिन शाम को मेरे पापा, बहन और मम्मी किसी काम से बाहर गए थे। उस टाइम पे मुझे काफ़ी डर लग रहा था, तो मुझे लगा मुझे आराम कर लेना चाहिए। मैं अपने बेड पे लेटती हूँ, मैं लाइट ऑफ़ करती हूँ। जैसे ही मैंने लाइट ऑफ़ करी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेड के बगल में कोई बहुत बड़ी एंटिटी खड़ी है। मैं उठ के खड़ी हुई, सीधा बाहर भागी। मैंने अपने कज़न भाई को फ़ोन मिलाया और उसे बताया कि मेरे को घर में कुछ गलत लग रहा है, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। वो लोग मेरे घर से 15 मिनट दूरी पे थे। वो अपनी बीवी को लेके आते हैं, मतलब भाभी को लेके आते हैं, और जैसे ही ये लोग मेरे घर में आते हैं, सिर्फ मैं और आशु भाई बात कर रहे थे, इतने में जो मेरी भाभी थी वो अचानक से बेहोश हो जाती हैं। पहले तो हम दोनों को लगा कि ये डाइट बहुत कर रही हैं, पतले होने के चक्कर में इन्होंने खाना छोड़ रखा है, इस वजह से हुआ। तो तान्या किचन में जाती है, पानी लेके आती है, पानी मुंह पे मारती है। अगले 5 मिनट तक भाभी नहीं उठी
उसके बाद जब ये लोग बातचीत कर रहे थे कि भाभी को हुआ क्या, भाभी अचानक से उठती हैं, इन दोनों के सामने सामने सीधा छत पे गई, रेलिंग के पास गई और वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। और ऐसा लग रहा है जैसे ये भाभी है ही नहीं, बार बार कूदने की धमकी, छलांग लगाने की धमकी। कैसे न कैसे भैया जो थे, जो इनके कज़न भाई थे, उन्होंने भाभी को पकड़ा और जो भैया थे, जो भाई थे कज़न, उन्होंने अपनी वाइफ को पकड़ा, नीचे लेके आए, मंदिर वाले कमरे में लेके गए, हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर भाभी होश में आती है। तो जब भाभी जी से पूछा गया कि हुआ क्या था, तान्या ने पूछा आपको क्या हुआ था, उन्होंने ऐसी चीज़ बताई जिसको सुनने के बाद मैं होता तो सीरियसली उस घर से निकल जाता और कोशिश करता कि तान्या को भी मैं उस घर से हमेशा के लिए निकाल लूँ। भाभी ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर मैं हूँ ही नहीं, मेरी बॉडी को ही और कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद तान्या ने बताया कि अक्षय भाई बताते हुए तो काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन उस दिन के बाद मेरी जो भाभी है वो कभी भी पोजेस हो जाती है। और जो बुआ है उन्होंने खुल के धमकी दी है कि अगला नंबर तुम्हारे परिवार में किसी का भी हो सकता है। मेरे ताऊ का नंबर उन्होंने बताया, मेरे चाचा का नंबर बताया, और अब मेरे को ये चीज़ पता है कि मेरे साथ कोई भी जो है एक्टिविटी होती है तो उसके पीछे एक जिन का हाथ है। और माता जी जो है, जिन्हें हम मानते हैं, जो मुंबई के, उन्होंने बताया कि तुम गलती से भी परफ्यूम नहीं लगा सकती हो, तुम गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो जिन हर सेकंड वेट कर रहा है कि तुम कोई गलती करोगी और वो तुम्हारे ऊपर आएगा। तान्या ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी बुआ ये सब कुछ पता किस लिए कर रही है, आपको राज बताऊंगी ना मैं तो शायद पब्लिक कहेगी कि कैसा लिच्चड़ वाला राज है। मेरे बुआ के 3 लड़के हैं, उन्होंने मेरी मम्मी से मुझे मांगा था ये सोच के कि एक लड़की भी होनी चाहिए, मेरी मम्मी ने मना कर दिया। उस दिन से मेरी बुआ हमारी जान की आफत बन गई। और इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं पा रहा है, लेकिन ये चीज़ें इसलिए बताई गई है कि आपके घर परिवार में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आप किसी ऐसे इंसान से मिलो ना। खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में निकल के आता है, वो हर लड़की से रिक्वेस्ट करती है कि भाई थोड़ा देख के रहो, बाल खुलने मत करो, ज़्यादा परफ्यूम मत लगाओ, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि हर घर में तो ऐसी बुआ होती नहीं है, लेकिन कोई ना कोई चाची, बुआ, ताई आपको मिल ही जाएगी, वरना चाचा, मामा, ताया, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपके घर का दुश्मन होगा। तो आपको खुद पहचानना है कि आपके घर का कौन है जो लंका ढाने वाला है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके घर में कब छेद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग दीमक की तरह काम करते हैं। आपके घर के हो के आपके घर के अंदर कुछ ऐसा सामान रख देंगे कि वो सिर्फ आपको ही सेधेगा। और आज के टाइम पे तांत्रिकों को तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ये लोग तो पता नहीं अच्छा कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन बुरा तो हर किसी के साथ हो रहा है। अब तलाश है ऐसे तांत्रिकों की जो अच्छा करे, बुरा नहीं, क्योंकि बुरा तो कलयुग में हर कुछ ही हो रहा है, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप भगवान को मानो, प्लीज़ उनके हाथ जोड़ो, सुबह शाम पूजा करो, 2 टाइम नहीं 1 टाइम करो, हफ्ते में 1-2 दिन मंदिर जाओ, जितना ज़्यादा हो सके मम्मी पापा को लेके जाओ, अपने भाई बहनों को हमारे ग्रंथों के बारे में बताओ, रामायण महाभारत के बारे में बताओ, वरना आगे चलते चलते ऐसे मेघनाथ और रावण देखने को मिलेंगे जिनके टैटू होंगे और फिर वो शायद उड़ना भी शुरू कर दे, उनके पंख भी निकल आए और फिर शायद मूवीज़ वाले रावण को पावर रेंजर की ड्रेस भी पहना दे। तो अभी जितनी जल्दी हो सके जनरेशन को समझाना शुरू कीजिए महाभारत रामायण के बारे में, और परिवारों में जो चीज़ें चलती हैं वो कहीं ना कहीं डिस्कस करना शुरू कीजिए। इसके बाद यही कहूँगा, हमारे इस रियल इंसिडेंट को भेज दें उन लोगों तक जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ताकि हमारे पास मैसेजेस आएँ तो हम उनको कोई सॉल्यूशन भी दे पाएँ। और इसके बाद दूसरा जो हमारा चैनल है एक्सवशिष्ट हॉरर शो, वो बहुत ख़ास है क्योंकि उसकी एक यूएसपी है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुला रहे जो आके अपने रियल इंसिडेंट कैमरे पे बता रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है आपके साथ कोई हादसा हुआ हो, अगर आप कैमरे पे बताना चाहें, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप हम तक पहुंच जाएंगे। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम सामने बैठेंगे। दिल्ली में हमारा सेंटर है, कैमरा के सामने बैठकर हम बातचीत करेंगे, कुछ अवेयरनेस कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ से नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को इसी तरीके से शेयर करते रहिए, इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार दीजिए। फेसबुक पे सिर्फ हमारे नाम के स्कैम हो रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप भी उस स्कैम के कहीं ना कहीं भागीदार बन सकते हैं। अभी के अभी हमारा फेसबुक जो पेज है उसे अनफॉलो कर दीजिए, क्योंकि वो वेरीफाइड टिक के नाम से चल रहा है, बट कैसे चल रहा है मुझे भी नहीं पता। हम बहुत कंप्लेंट डाल रहे हैं लेकिन फेसबुक उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। कॉम्पिटिटर्स हमारे बहुत फ्रॉड कर रहे हैं हमारे नाम से और उस चीज़ की मैं कोई भी गारंटी नहीं लूँगा, इसलिए मैं बार बार फेसबुक का आके बोलता हूँ। कमेंट सेक्शन में आता है कि क्यों फेसबुक का रोना गाते हो, क्योंकि भाई वो मेरे नाम से पेज चल रहा है। अगर तू एक हैकर है और ये अगर तू कर रहा है
तो ये तुझे शर्म आनी चाहिए कि तेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। हमेशा फेसबुक पे हमारी वीडियोस डाली जाती है और उनमें बिटकॉइन और पता नहीं कैसी कैसी एडवर्टीजमेंट और मंत्र शक्तियों की बातें की जाती है। शर्म आनी चाहिए। अपना कुछ करो, मेहनत का खाओ। कब तक लोगों को लूटोगे अक्षय वशिष्ठ का नाम लेके? हम सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक की एक प्रोफाइल है जो वेरीफाइड है, आप मैसेज कर सकते हो उस पर। हमारा अभी कोई पेज नहीं है। अगर वेरीफाइड पेज दिख रहा है तो उसे अभी के अभी अनफॉलो कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ स्कैम हो। इसके बाद हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, चलते फिरते आप हमारा कंटेंट सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके घर में एकता बना के रखिए। ये सारी चीज़ें जो हम आपको बताते हैं टाइम पास के लिए नहीं, आपकी सीख के लिए बताते हैं, ताकि आप सीख पाएँ, समझ पाएँ कि आप भी किसी चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। आपके साथ भी काला जादू हो सकता है, ब्लैक मैजिक के आप भी शिकार बन सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए। भगवान, कुल देवी देवता, ग्राम देवता सबको पूजिए, मंदिर जाने का टाइम निकालिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। और अचानक से बोले कि तेरी दादी खत्म हो गई। और अक्षय भैया, मैं अपनी दादी से बहुत 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 ज़्यादा अटैच हूँ। चुपचाप से किसी ने उनकी अलमारी में वो सारा सामान रखा है और उसके बाद ये सब हुआ है। उन्हें काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था उनके साथ। मैं अपनी बुआ से भी थी, लेकिन जब बुआ की सच्चाई सब धीरे धीरे सामने आई तो मैं अपनी बुआ से बहुत दूर हो गई।